जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे 7th क्लास का हिस्ट्री, और आज पढ़ना है हम लोगों को 6 चैप्टर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, 5 में हम लोगों पढ़े वहाँ पे किस तरह की इमारत बनते थे, कौन कौन से शासक किस किस इमारत, मस्जिद, मंदिर का निर्माण करवाए थे, उसके साथ साथ हौज वगैरह, जलकूप, ये सारे चीज़ जो है वहाँ पे निर्माण कार्य का हम लोग देखे थे। आज दोस्तों पढ़ना है नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में। बोल रहा है एक मध्यकालीन युग की यात्रा पर आया किसी यात्री, तो कोई यात्री आता है, ये मतलब मध्य युग के काल में यात्रा पर आता है भारत में, उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, इसके बारे में बोल रहा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस नगर में किस प्रकार का था। वह एक मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर और किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे, जैसे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलाप और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का ओवरऑल मतलब ये हुआ कि मतलब कोई आया कोई आया बाहर से यात्री यहाँ, तो यहाँ पर आकर के वो राज्य के बारे में कैसी आकांक्षाएं प्रस्तुत करता होगा कि ये नगर जो है मंदिर नगर है या फिर प्रशासनिक केंद्र का नगर या फिर वाणिज्यिक है। तो इस तरह के कोई वहाँ पे मतलब किस तरह की वो आकांक्षा रखता होगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो एक ही शहर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रशासनिक नगर होने के साथ साथ कोई मंदिर नगर था, और इसके साथ साथ भी वाणिज्यिक नगर भी था कोई कोई, लेकिन कहीं कहीं पे वाणिज्यिक नहीं थी, मंदिर नहीं थे, और कहीं-कहीं पे मतलब सिर्फ़ मंदिर नगर थे, कहीं-कहीं सिर्फ़ ऐसा था, और कहीं-कहीं पे तो तीनों थे। तो यही था इसका कहने का मुख्य कारण, कहने का भाव है। बोल रहा है प्रशासनिक केंद्र क्या था वहाँ पे, तो इसके बारे में बोल रहा है अध्याय 2 में जब हमने पढ़ा चोल वंश के बारे में, तो अपनी संकल्पना पर घोड़ा पर सवार होकर चोल राजा की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 साल पहले था, की यात्रा पर चले थे। तो घोड़ा पर सवार होकर तंजावुर, अपनी जहाँ उसकी राजधानी थी चोल वंश की, वहाँ पे वो लोग गए थे 1000 साल पहले। तो वर्ष के 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। तो कावेरी नदी कहाँ थी? वहीं पे तो थी, कावेरी नदी के आस-पास ही तो चोल वंश था ना। बोला राज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती थी। लोग नगर के वास्तुकला कुंक मलन राजस्व पेरू थच्चन की एक वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। तो इतनी सारी वहाँ प्रशंसा करने का चीज़ें थी, तो उससे कावेरी नदी की सुंदरता दिखाई देती थी। उसके बाद फिर राजेश्वरम मंदिर निर्माण करवाया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा। उसके बाद फिर एक और था वास्तुकार कुंज मल्लम जिसने जो है पेरुथचन में एक वास्तुकला की जो है निर्माण करवाया था, जिसकी प्रशंसा करते लोग नहीं थकते थे। हमें वास्तुकला का नाम इसलिए पाया है क्योंकि उन्होंने गर्व से अपने नाम को मंदिर के दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल जो है शिवलिंग की स्थापना की है। पर इस मंदिर के अलावा नगर के अनेक राजमहल थे। इसमें कई मंडप बने थे। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और यहीं पे वे अपना अधीनस्थ के आदेश जारी करते थे, और नगर में सैन्य शिविर भी बने थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते थे, कोई लोग मंडप अपना लगाएं और अपना आदेश जो है वहीं पे दरबारी लोग को जो है दिया करते थे। नगर के उन बाजार को में हलचल से भरा हुआ था जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ा और भूषण की बिक्रिया होती थी। तो नगर जो है हलचल से भरा हुआ था, जहाँ पे क्या था, अनाज बिकता था, मसाला, कपड़ा, आभूषण, ये सारे जो है बिक्रियाँ होती रहती थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाब से होता था, तो कुआं और तालाब का निर्माण भी करवाया ही गया था। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर की सालिये बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु की दीप बना रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, मतलब तंजावुर और उसके निकटवर्ती जो उज्जैन था वहाँ पे सब दोस्तों बनाया जाता था। बोल रहा है मंदिर नगर तथा तीर्थ केंद्र क्या थे। ये तो हो गया प्रशासनिक केंद्र। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग तंजावुर के मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में। तो तंजावुर एक मंदिर नगर का ही उदाहरण है। तो तंजावुर जो चोल शासक की राजधानी रही है, वो दोस्तों मुख्य रूप से मंदिर नगर के ही उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है।
नगर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो पीछे भी हम लोग पढ़े कि भक्ति भाव दर्शाने के लिए जो है मंदिर बनवाया करते थे राजा। वे मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे। मतलब भूमि जो है अनुदान भी देते थे, भूमि भी दान देते थे, और क्या करते थे मतलब धन भी दान देते थे। दोस्तों उस जो भूमि दान के लिए दिया जाता था उसको मतलब देवभूमि शायद कहा जाता था। वो हम लोग उस दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जिसकी आय में आर्थिक अनुष्ठान विधि विधान के से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्री पुरोहित पंडित को भोजन कराया जाता था। पूर्वोत्तर मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। यहाँ पर दोस्तों देखिए कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक का जो है यहाँ पे बताया गया है। कांसा एक मिश्री धातु होती है, तो आप सभी को पता है कांसा एक मिश्री धातु होती है जिसमें तांबा और टीन का मिश्रण होता है। उस समय टीन को रांगा कहा जाता था। तो घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे में अधिक होता है। तो मतलब टीन का अनुपात जो है घंटा में अधिक होता है, या घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है ताकि उसका जो ध्वनि अच्छा से मतलब निकले। चोलकालीन कांस की मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाया जाता था। तो लुप्त मोम विधि क्या होती थी दोस्तों? मतलब यहाँ पे देखिए दिखाया होगा। बोल रहा है कि जिसमें चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाता था तो उसको गर्म कर दिया जाता था। क्या किया जाता था वहाँ पे कि एक मोम होता था ना, सिर्फ मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी और उस प्रतिमा को जो है चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप दिया जाता था उस मोम को, और उसको फिर लेप करके गर्म कर दिया जाता था। तो दोस्तों गर्म किया जाएगा तो क्या होगा कि जो ऊपर लेप हो गया है मिट्टी का, वो मिट्टी तो मतलब पक जाएगा, और पकने के बाद जब मिट्टी गर्म होगी तो अंदर का मोम जो है पिघल जाएगा, और फिर अंदर का जब मोम पिघलेगा तो उसको एक छिद्र के द्वारा जो है बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यही था दोस्तों मतलब कांस्य मूर्तियाँ का लुप्त मोम विधि। तो इसी विधि से जो है कांस्य मूर्तियाँ चोलकालीन में बनाई गई थी। और बोल रहा है कि छेद के रास्ते जो है पिघली हुई धातु भर जाती, और वहाँ पे क्या किया जाता था कि छेद से मोम को बाहर निकल दिया जाता था, और चिकनी मिट्टी में जो अंदर छेद मतलब खाली हो गया जो मतलब उसका जगह मोम का, उसमें छेद के रास्ते पिघली हुई धातु उसमें भरा जाता था, धातु, ठीक है ना। और धातु जब ठंडी होती थी तो ठोस बन जाती थी। तो चिकनी मिट्टी की अवधारणा को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उस निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो होता क्या था दोस्तों कि वो प्रतिमा पहले हुआ क्या, पहले मोम से बना, और मोम से बना करके उस पर मिट्टी का लेप कर दिया गया। लेकिन प्रतिमा मिट्टी की नहीं होती थी, तो प्रतिमा कांच का मूर्ति हमको बनाना है, तो फिर मिट्टी को कैसे छोड़ेंगे? तो मिट्टी का लेप को जो है वहाँ पे से हटाया जाता था। और हटाया कब जाता था? तो पहले फिर मोम के स्थान पर वहाँ पे कोई धातु भर दिया जाता था, काँच भर दिया जाएगा। और क्या मतलब काँच की मूर्तियाँ बनाएंगे तो काँच ही तो भरेंगे, तो काँच उसमें भर देंगे। किस में? मिट्टी में। जो मिट्टी का लेप किए वो बचेगा, तो मोम के जगह पे धातु का मतलब पिघला हुआ धातु भरेंगे, और जब धातु ठंडा होगा तो पूरे उस तरह की प्रतिमा वहाँ पे जो है ढल जाएगी, जिस तरह से वहाँ पे मिट्टी का आकार बन गया है, ठीक है। और फिर उस ऊपर की मिट्टी को जो है सावधानी से हटा देंगे, और अंदर का धातु बच जाएगा। तो उसमें जो है वो प्रतिमा निकलेगी, उसको साफ कर के चमका देंगे, और वही दोस्तों जो है कांच की मूर्तियाँ बन करके तैयार हो जाती थी। बोल रहा है कि कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्णा को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया। तो ये देखिए नाग राक्षस कालिया को काबू कर रहे हैं कृष्ण जी। यहाँ पे जो है ये कांस्य मूर्तियाँ तकनीक तरह से बनाई गई है। बोल रहा है मंदिर में करता धरता मंदिर का धन व्यापार और साहूकार लगाते थे। सैन्य समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी इस कामकार शिल्प व्यापार आदि मंदिर था उसके दर्शन दर्शनार्थियों और तीर्थकारियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। सैन्य का मतलब धीरे धीरे जो पुरोहित होते थे या पुजारी होते थे या फिर वहाँ पे काम करने वाले होते थे, शिल्प हैं, व्यापारी हैं, सारे जो है धीरे धीरे मंदिर के आसपास जो है बसते चले गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का जो है विकास हो गया। इस रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगर का जो है आविर्भाव हुआ, मतलब कि विस्तार हुआ। और मध्यकालीन में भील स्वामीन मतलब भीलसा, या जिसको विदिशा कहा जाता है, गुजरात में सोमनाथ, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तो ये सारे जो है मंदिर नगर का ही उदाहरण है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, जैसे वृंदावन हो गया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तिरुवनमलाई जो तमिलनाडु में पड़ता है। ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं, जैसे अजमेर राजस्थान में पड़ता है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजा की जो राजधानी रही थी, और आगे चलकर मुगलों के शासन काल में वह सूबा मुख्यालय बन गया था, सूबा का मुख्यालय बन
गया था और यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में बस गए थे और इसके तीर्थनार्थी तथा श्रद्धालु सभी मतों को से हुआ करते थे और अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर था जहाँ प्राचीन काल के तीर्थयात्री आते थे। तो एक सरोवर था अजमेर के पास, उस सरोवर का नाम था पुष्कर। वहाँ पे तीर्थयात्री आते जाते थे। और दोस्तों 12वीं शताब्दी में एक सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये वहीं पे बस गए थे और ये सुप्रसिद्ध सूफी संत है। इसका बहुत नाम आएगा आगे मध्यकालीन हिस्ट्री में, बहुत बार इनका नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है। तो एक मतलब वहीं पे ये भी बस गए थे। अब दोस्तों छोटे नगरों का संचाल कैसा था, तो यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है। बोल रहा है कि 8वीं शताब्दी में ही उपमहाद्वीप के अनेक छोटे छोटे नगरों का संचाल सा बिसने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े नगरों में हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंडपिका, वहाँ पे मंडी, मतलब बाद में उसको मंडपिका ही को ही जो है मंडी कहा गया था, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। तो मंडी में ही तो लाएंगे, तो पहले मंडी को मंडपिका कहा जाता था। उसमें ऐसी गलियां थी जहाँ दुकानें एवं बाजारें थे, जिसे हाट, मतलब आजकल हाट कहा जाता था लेकिन पहले हट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पकारों जैसे कुम्हार हो गया, तेलिया, शक्कर बनाने वाले, गाड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार आदि, पत्थर तोड़ने वाले इत्यादि अलग अलग बाजार जो है होते थे। तो आज भी होते हैं, कोई नया चीज़ नहीं था, ठीक है ना, आज कोई भी नया है नहीं है। कुछ व्यापार तो नगर की अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय का काम भी किया करते थे। आज आसपास के दूर दरार के व्यापारी नगरों में स्थानीय उपज बेचने और दूरदर्शी स्थानों के उत्पादन जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काला मिर्च के मसाले भी बेचने के लिए यहाँ पे लाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नगर का एक बाजार दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे नगर का जो बाजार है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आसपास नगर है या फिर बाजार लगा, यहाँ पे देखिए लोगों का भीड़ लगा हुआ है और उधर मतलब घोड़ा वगैरह जो व्यापारी ये सब जो आए हैं बेचने के लिए वो सब यहाँ पे हैं। और इधर देखिए मार्केट भी है। बोल रहे हैं आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। तो महल बना लेता था कौन, सामंत ही तो बनाएगा, वो इसके पास ही वही जमींदार है, उसके पास ही ज़्यादा धन है, तो वहीं जो है किलेबंदी कर करके महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पारियों और उसके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों को संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण समय उसके द्वारा या दाना इन व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लंघन अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या था कि जो सामंत थे, बड़े बड़े मतलब जमींदार होते थे, वो आसपास बाजार के आसपास क्या करते थे कि महल बना लेते थे किलाबंदी कर करके, और वहाँ पे लोगों से जो व्यापार करने आते थे उससे कर लेना शुरू कर देते थे। और कर कभी कभी दोस्तों मंदिरों स्थानीय मंदिर को भी प्रदान कर दिए जाते थे जो उनके द्वारा जो है बनवाया गया था। तो इस तरह के कर उन लोग लेते थे। लेकिन दोस्तों अभिलेख में इस कर का जो है मतलब उल्लंघन भी किया गया, मतलब कि विरोध किया गया कि नहीं, इस तरह का कर तुम्हें नहीं लेना चाहिए, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम भी सामंत हो, तुम तो राजा तो हो नहीं। तो फिर वहाँ पे दोस्तों मतलब अभिलेख में जी उनको मतलब उल्लंघन का भी उल्लेख है, ठीक है। बाज़ारों पर कर, तो कर किस प्रकार से बाज़ार पर थे वो यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए लकड़ी की नक्काशी करता हुआ एक कारीगर जो है लकड़ी की ओर नक्काशी कर रहा है, तो चित्र बना रहा है, देखिए लकड़ी को चित्रित कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर कर रहा है, इधर देखिए कुछ कुछ चित्र जो इधर बनाया है। बोल रहा है यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क जो है दिए गए हैं कि मतलब जो है बाजार पर किस तरह से कर लगे। तो शक्कर तथा गुड़, रंग, धागा, सुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कई कपड़ों पर जो है कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारों पर धातु की चीज़ें बनने वालों सबको तेल, पशु चारे और अनाज बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। तो पशु चारा पर भी दोस्तों देखिए यहाँ पे कर लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कर तो वस्तु रूप में, कुछ अन्य नगद रूप में जो है वसूले जाते थे। तो वस्तु और नगद दोनों रूप में यहाँ पे कर वसूले जाते थे। बड़े और छोटे व्यापारी, तो बड़े और छोटे व्यापारी में क्या अंतर था यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, अपने बंजारे लोग भी शामिल थे, जिसमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिसका मुखिया
एक मुखिया होता था। तो एक संघ, कोई व्यापारी होते थे जो बड़ा-बड़ा व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे कि अपना एक संघ बना लेते थे, उसका एक मुखिया रखते थे। वह मुखिया उनकी और घोड़े खरीदने की इच्छुक योद्धाओं को से बातचीत करता था। तो आज आप लोग जैसे आज भी होता है दोस्तों, कोई जानवर की मेला में जाइएगा, जो खरीद-बिक्री जो होता है, तो उसमें भी एक मुखिया होता है और संघ बना हुआ होता है, जिसमें जो है बातचीत वहाँ पे, अगर कोई जानवर वगैरह बेचने के लिए जाइएगा ना, तो वहाँ पे इसकी ओर से मतलब संघ की ओर से वो मुखिया जो है बातचीत करता है बेचने वाला से। ठीक है ना? तो वहाँ पे इसी तरह का कुछ जो है प्रावधान था। मतलब चूँकि व्यापारियों को अनेक राजाओं और जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आम तौर पर काफ़िले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। तो मतलब अपना हित के रक्षा के लिए लोग व्यापार संघ बनाते थे, ताकि हमारा हित हो। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ हुए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मन्नीग्रामम और नाना देशी थे। तो 2 संघ थे, मन्नीग्रामम और नाना देशी। तो ये दोनों बहुत ही जो है प्रसिद्ध हो गए थे संघ। ये व्यापारी संघ प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के साथ-साथ दूर-दूर तक भी व्यापार करने लगे थे। इसके अलावा चेटियारा और मारवाड़ी, ओस्यावा जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे। तो आगे चल कर के 2 और आता है, चेटियारा और मारवाड़ी। गुजराती व्यापारी में हिंद बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर-दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार जो है करते थे। वे इन पत्तनों के कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दाँत, और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले लाते थे। टीन, मिट्टी के तेल, नील बर्तन आदि जो है वहाँ से लाते थे। कहाँ से? चीन से और पश्चिम एशिया से, सॉरी पूर्व एशिया से। ठीक है? तो मतलब ज़रूरी नहीं कि नगद वेतन ही ले, वो लोग जो है मतलब वस्तु पर ही काम चला लेते थे। ठीक है? बोल रहा है पश्चिमी तट के किनारे में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, एशियाई, ईसाई आखिर जो है आकर के बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। तो जो इतालवी थे ना, उसके द्वारा जो वहाँ पर कपड़े वगैरह और मसाला वगैरह जो भारतीयों का खरीद लिया जाता था, और वहाँ से जो है आगे अपने यूरोपीय बाज़ार में जो है पहुँचाते थे। तो यूरोप तक फिर जाता था, वहाँ से खरीद कर के। उसमें व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, जैसे कि काली मिर्च हो गया, दालचीनी, जायफल, सौंठ इत्यादि यूरोपीय व्यंजनों में महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापार को भारत तक खींच लाई थी। तो यूरोपीय व्यापार को ये चीज़ें ही भारत तक जो है खींच लाई थी, बहुत पसंद आया था। सूती वस्त्र और मसाला वगैरह बहुत उन लोगों को जो है पसंद आया था, यूरोपवासियों को। बोल रहा है समय के साथ-साथ व्यापार और नगरों के रूप का किस प्रकार बदला, और इसके बारे में शीघ्र आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे। काबुल क्या होता था? काबुल के बारे में जानना है। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गए थे। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग थे। तो दोस्तों, जहाँ से जो है सूती वस्त्र, जैसे रेशम का जो है मतलब व्यापार किया जाता था, तो उसको दोस्तों रेशम मार्ग कहा जाता था। और काबुल और कंधार जब सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग था, साथ ही घोड़ों और व्यापारी भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से जो है होता था। और 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर को बेपचिस्टो टर्बिनेट ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों के व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उस दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। तो बोल रहा है कि काबुल में जो है घोड़ा का व्यापार हर वर्ष जो है 30,000 रुपये का होता था, जो एक बहुत बड़ी मतलब भारी रकम थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊँटों पर लाद कर जो है लाए जाते थे, और उपमहाद्वीप और अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलाम मतलब वही घोड़ा हो गया, घोड़ा वगैरह गुलाम के लिए, और आदमी भी दोस्तों गुलाम के लिए लाया जाता था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश, ये सारे जो गुलाम ही तो थे। ठीक है ना? तो इनको खरीदा गया था। तो ये सब जो है मतलब गुलाम को भी ला करके बेचा जाता था वहाँ पे। बीदर की शिल्पकारी बेदर के शिल्पकारी तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया था। तो बीदर के जो शिल्पकार थे, बीदर एक जगह है, तो बीदर का जो शिल्पकार थे, वो इतना जड़ाई में, इतना मतलब सोना चांदी से इतना जड़ाई का काम करते थे कि उनका जो है मतलब शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया था। ठीक है ना? पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई भी शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े-बड़े भवनों, तालाब और जलाशयों का निर्माण भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मतलब अदा करते थे, वो सब में भी। इसी प्रकार सिलियार या
कैकोलार, सिलियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए थे। वे मंदिरों में भारी भरकम दान दक्षिणा दिया करते थे और वस्त्र निर्माण में संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना या रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय ये लोग जो है करते थे और उसको हाथ बटाते थे। तो देखिए बिदरी दोस्तों इस प्रकार का देखिए क्या है, कितना अच्छा यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग किया हुआ है। पीतल का एक मोमबत्ती दान का काला आवरण यहाँ पे बनाया गया है, देखिए, ठीक है ना। और ये दोस्तों देखिए साल का बॉर्डर है, साल का किस तरह से बॉर्डर बनाया गया था, कितना विचित्र लग रहा है ना, मतलब आज से भी सुंदर लग रहा है। आज मतलब कितना उस टाइम में इस तरह का बॉर्डर बना हुआ रहता था, कितना मतलब टेक्निक वो लोग कैसे बनाते थे। शहरों के बदलते हुए भाग, कई शताब्दियों में लंबे समय से अहमदाबाद जैसे गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारी केंद्र के रूप विकसित हो गए थे, जैसे कि लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और मध्य की दृष्टि से सिकुड़ गया था। तो तंजावुर पहले विकसित हुआ था लेकिन फिर सिकुड़ गया, और उसके बाद मतलब और भी बड़े नगर अहमदाबाद वगैरह का जो है वहाँ पे व्यापार केंद्र में विकास हो गया था। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र जो है उभर करके आया था और 1740 में बंगाल की राजधानी भी बन गया था। तो कौन, मुर्शिदाबाद बन गया था। इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके थे, है ना। तो इंग्लैंड के दोस्तों सबसे पहले आपको पता है रेशम का खोज इंग्लैंड में ही तो हुआ था। तो इंग्लैंड में दोस्तों क्या हुआ कि मतलब इंग्लैंड से ही मतलब जो सस्ते कपड़े बन कर के आए उसके सामने टिक नहीं पाए थे, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ये आगे थे। तो पिछला चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में जब थे, तो इंग्लैंड में ही सबसे पहले जो है कागज़ का निर्माण और कपड़ा वगैरह का भी निर्माण हुआ था, लेकिन वो लोग कई वर्षों तक जो है छुपा करके रखे हुए थे। हम्पी मसूलीपट्टनम सूरत के नज़दीक एक नज़र डालिए। हम्पी नगर कृष्णा तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में जो है स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी की शानदार खंडहरों का पता चलता है कि उस नगर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किलेबंदी की दीवार का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। तो ये देखिए हम्पी के अहाते को टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य, तो ये हम्पी है दोस्तों, हम्पी का ही दृश्य दिखा रहा है। बुरा एक किलेबंदी का नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंग पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन करता है। तो क्या कहता है, बोल रहा है गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे वह द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा था जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और उसके भीतर उसी रिवाज में बनाए गए भवनों का अत्यंत सुंदर तारे थी और छतें भी सपाट चपटी थी। तो इस तरह से इसका वर्णन करता है किसका, हम्पी नगर का। बोल रहा है अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये पहले दोस्त छोड़िए, इसको पहले न पढ़िए, ये पढ़ लीजिए सबसे पहले। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। तो हम्पी का वास्तुकला आप लोग देखें ही, हम्पी किस तरह से वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। तो मेहराब आपको पता है पिछला चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद गुंबद और स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। तो वहाँ पे सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जैसे कमल हो गया, टोडो आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने भी वहाँ पे थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी में अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। तो मतलब एजेंडा मतलब जो बीच का काम करता था। और यहाँ पे देखिए हम्पी का जो है मतलब वास्तुकला यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख लीजिए। हम्पी में बिठूर मंदिर का पत्थर का बना रथ यहाँ पे इसको दिखाया गया है। ये रथ एक प्रकार का हम्पी के बिठूर मंदिर का पत्थर से रथ बना है। अब इसको पढ़ लीजिए। अपने शासनकाल में विजयनगर के साम्राज्य ने जलाशय और नगरों का भी निर्माण करवाया था, जो काफ़ी जो है रुचि उसमें ली थी निर्माण करवाने में।
माला देवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण उन्होंने करवाया था। कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रशस्त बांध का जो निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील का भी निर्माण किया था, जहां से जल सेतु और नगरों द्वारा बगीचों और खेतों तक जो सिंचाई को पहुंचाया जाता था। अब यहाँ पे बोल रहा है मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों विरूपाक्ष मतलब वही शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमाएं राजा और प्रजा जनों के समक्ष नृत्य क्या करती थी। तो देवदासियां जो क्या करती थी कि शिव मंदिर में स्तंभ में कक्षा में देवता प्रतिमा और राजा वहाँ पे रहते थे, प्रजाजन भी रहते थे, तो उसके सामने जो है नृत्य क्या करती थी। महानवमी जो आज भी मनाया जाता था, जो नवरात्रि का पर्व कहलाता है, आज दक्षिण में नवरात्रि मनाया जाता है, तो वो सब पर्व पर जो हम्पी में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। और पुरातत्वविदों ने नवाब पंचमी मंच को खोज निकाला और जहाँ राजा अपने जो है अतिथियों को स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार भी लिया जाता था, जो नीचा होता था उससे जो है नजराने लेता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत मल्ल युद्ध का कार्यक्रम भी जो है देखा करता था। 1565 ईस्वी में दक्कनी सुल्तान गोलाकुंड, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बहादुर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो हम्पी का विनाश 1665 में हुआ कब, जो दक्कन सुल्तान जो गोलाकुंड, विजयपुर, अहमदाबाद, बरार और बदार के शासकों में हाथों विजयनगर मतलब विजयनगर से लोग पराजित हो गए थे, ठीक है ना। तो फिर विजयनगर का ही मतलब उदय होता है उसके बाद, ठीक है ना, और वहाँ पे पराजित हो जाता है, फिर हम्पी नगर का विनाश हो जाता है। अब बोल रहे हैं वाणिज्य केंद्र का बारे में। एक ऐसा केंद्र है जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, तो यही वाणिज्य केंद्र होता है। सूरत के पश्चिम द्वार, तो देखिए यहाँ पे सूरत के बारे में देखना है। बोल रहा है सूरत मुगल काल के कैम्बे मतलब आज के खंबात जो है कैम्बे खंबात की खाड़ी देखा ना वहीं पे। बोल रहा है कुछ समय बाद अहमदाबाद नगर के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। तो गुजरात में पश्चिम व्यापार का जो है वाणिज्य केंद्र वहाँ पे बन गया था अहमदाबाद नगर के साथ साथ। वहाँ पे जो है मतलब विभिन्न उत्पादन केंद्रों में आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था, तो उसी को तो वाणिज्य केंद्र कहेंगे। तो वहाँ पे भी वाणिज्य केंद्र जो है बन गया था क्योंकि बहुत ही हज यात्री जहाज यहीं से रवाना होते थे। तो खंभात है भी वहाँ से रवाना होते थे, वहाँ पे है भी बंदरगाह की तरह है। बोला है सूरत की एक सर्वदेशीय नगर था। सूरत आज भी दोस्तों कपड़े के लिए विख्यात है। कपड़ा सूरत अहमदाबाद इस समय कपड़े बहुत मतलब सस्ते भी मिल जाते हैं। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में जहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों ने कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। तो इतना मतलब वहाँ पे सूरत में बंदरगाह का वर्णन वो किया है कौन, ओविंगटन 1689 में किया। मतलब वहाँ पे दोस्तों इतना जहाज आया जाया करते थे, आया जाए कि एनी टाइम जो है 100 जहाज का भी वहाँ पे जो है लगा हुआ रहता था। बोल रहा है सूरत एक ऐसी अनेक दुकानें थी जहाँ पे सूती कपड़ों थोक विक्रेता फटकर कीमतों पर भी बेची जाती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जैसे जरी के लिए, आगे देखे ना किनारे कितना अच्छा मतलब था, तो इसके लिए वो लोग प्रसिद्ध थे। इसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जो है बाजार उपलब्ध थे। तो यहाँ के कपड़े जो है वहाँ उधर जाते थे, अफ्रीका में, यूरोप में, ये सारे बाज़ारों में। राज्य में विश्व के सभी भागों से नगर आने वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक विश्राम गृह भी यहाँ बनाए गए थे। तो जो मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते थे, उनके लिए भी यहाँ पे विश्राम गृह जो है बनाए गए थे। यहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे ताकि वो लोग मनोरंजन कर सके। और सूरत में जो काठियाबाड़ था उसमें काठियाबाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी सुरकार कंपनियाँ यहाँ पे थी। और सूरत की जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र और कातिर, इराक में बसरा तथा बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता थी। तो हुंडियों को दोस्तों इतना मतलब हुंडियों को मिस्र में, इराक में, बेल्जियम ये सारे दूर दूर तक मतलब जो है मान्यता था। तो हुंडी होता है क्या दोस्तों, तो हुंडी एक प्रकार का जो है दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज होती थी और हुंडी को कहीं एकत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी।
तो इस तरह से मतलब समझिए कि एक तरह के आज कैसा होता है कूपन, समझे ना कूपन, तो वही एक प्रकार का हुंडी होता था, वो एक दस्तावेज होता था, उसमें जो है जमा की गई जो है रकम जितना आप जमा किए उसमें उतना होता था। और मतलब हुंडी को अन्यत्र प्रस्तुत करके आप कहीं भी उसको प्रस्तुत कीजिएगा तो उससे राशि आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह के जैसे चेक चेक है ना आजकल चेक, तो उसी तरह से हुंडी वहाँ पे था। तो हुंडी दोस्तों बहुत मान्यता इसको थी, कहाँ मिस्र तक था, मिस्र तक, इराक, बेल्जियम हो गया, ये सब दोस्तों उतना दूर दूर तक जो है हुंडियों को मान्यता दी गई थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधिपतन प्रारंभ हो गया था। तो 17वीं शताब्दी के अंतिम आते-आते सूरत का भी जो है वहाँ पे पतन हो गया, और कई कारण से मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाज़ारों का उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण, और बम्बई जो ही मुंबई है से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1868 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना मुख्यालय स्थापित किया था वहीं पे बम्बई में ही। तो आज की सूरत महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है जोखिम भरा दौर। मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती क्या थी? तो मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो मसूलीपट्टनम का जो किला था वो हॉलैंड वासियों ने ही बनाया था, क्योंकि उस पर नियंत्रण जो करना चाहता था। अब मछुआरे का एक गरीब नगर जो था उसके बारे में यहाँ पे दे रहा है, तो इसको पहले बाद में पढ़ते हैं। हम लोग पहले पढ़ते हैं। गोलाकुंडा में कुतुबशाही कपड़ों में कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों को बिक्री कर शाही एक अधिकार लागू किया, जिससे वहाँ के व्यापार को पूरी तरह ईस्ट इंडिया के हाथों में न चला जाए। तो क्या किया कि गोलकुंडा में जो है कुतुबदास शाही ने क्या किया कि कपड़ा और मसालों को, अन्य चीज़ों को बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू करवा दिया। मतलब एक ही आदमी को अधिकार होगा, शाही को, ठीक है ना। और वहाँ पे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया को जो है पूरी तरह हाथ में, ईस्ट इंडिया का हाथ में न चल जाए व्यापार, इसलिए ऐसा किया था। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा और कुलीन वर्गों के फारसी सौदागर, तेलुगु, कोमट, चटियार और यूरोपीय वासियों के नगर को घनी आबादी वाला और समृद्ध बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुलवा ने, जो भी स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों ने को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। और 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से वहाँ पे थी। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं गुमास्ता क्या था। तो गुमास्ता के बारे में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद गुमास्ता के बारे में पढ़ेंगे। बोला कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथड ने 1620 में इन शब्दों पर मसूलीपट्टनम का जो है वर्णन किया है। तो वो ये क्या होते थे? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभारी अधिकारी था। तो गुमास्ता एक प्रकार का अधिकारी था जो यूरोपीय जो ट्रेडिंग कंपनियां थी उसको जो व्यापार का गतिविधि को वहाँ पे देखता था। ये गुमास्ता तो एक प्रकार का अधिकारी था। और इन्होंने मसूलीपट्टनम के बारे में क्या जो है वर्णन किया, तो बोला यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवार के और खराब तरीके से बना हुआ, न कि एक अच्छी तरह स्थित। तो मतलब ये बोल रहा है कि कोई अच्छा तरीका से नहीं है, खराब तरीके से बना हुआ है, और नहीं है अच्छी जगह पर स्थित है। यहाँ जल स्रोत खारे पानी है, तो पानी भी जो यहाँ पे खारा है। और पहले यह गरीब मछुआरा नगर था, और आगे चलकर जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई यहाँ पे, इसलिए जो है यहाँ पे व्यापारी रहने लगे। चूँकि हमारे और हॉलैंड के निवासी यहाँ तट पर आते जाते रहते थे, इनके लिए निवास व्यवस्था की व्यवस्था करता है। तो ये मसूलीपट्टनम के बारे में कुछ इस तरह से वर्णन करता है कि बहुत बड़ा ये जो है बहुत अच्छा स्थान नहीं है। ये पहले मछुआरा नगर एक रहा था, गरीब मछुआरा, और ये यहाँ पे आने जाने की वजह से और जहाज़ को जो है लंगन डालने की वजह से जो है सुविधा हो रही थी, इसलिए यह व्यापार का केंद्र बहुत बड़ा बन गया था, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बोल रहा है कि यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई थी। कंपनी की नई गति के अलावा केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश और उत्पादक केंद्रों के साथ साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात को भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करे। जब कंपनी की व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों
दोस्तों कि मतलब इतना ही नहीं था कि वहाँ पे पतन इसलिए हुआ कि भीतरी प्रदेश में इतना ही नहीं रहा कि संबंध बनाए रखे। इस बात को भी आवश्यकता महसूस होने लगी थी। कंपनी एक नए केंद्र का साथ साथ वो क्या करे कि अपना राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक भूमिका भी वहाँ पे अदा करने लगी थी। कौन? कंपनियाँ। तो कंपनी क्या की कि अब व्यापारी मतलब मुंबई में चली गई, ठीक है। उसके बाद फिर कलकत्ता चली गई, मद्रास चली गई। तो मछलीपट्टनम तो मतलब अकेले रह गया, तो दोनों प्रकार से खो देता है अपना व्यापार और समृद्धि दोनों वहाँ पे उसका खो देता है। और 18वीं शताब्दी के दौरान अंधा पतन इसका भी हो जाता है। और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीश के नगर में कुछ भी नहीं वहाँ पे बचा है। बोला नए नगर और व्यापारी। तो नया नगर का उदय कैसे हुआ और व्यापारी कैसे आए नए नए? तो बोल रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। यूरोप के पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजी हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो अब अपना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बिरजिक बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज था, उनका मुकाबला कर लिया। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्र व्यापार में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों से अपने एजेंट के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। तो मतलब डायरेक्टली नहीं करने दे रहा, एजेंट के माध्यम से करने के लिए मजबूर कर दिया। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, रंगाई आदि ने धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्प का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। तो कैसे घटने लगा? बोल रहा है शिल्पी जन प्रेषणी के प्रणाली का काम करने लगे थे, और जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों को पहले ही पेशगी ले ली थी, उनके लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। तो यहाँ पे होता था दोस्तों क्या क्या, पेशगी लेने लगा सब। तो जो पहले पेशगी दे देता था उसके लिए हमको कपड़ा बुनना है, तो इसका आवाज धीरे धीरे गिरेगा ही। तो इस तरह से इसको गिरना शुरू हो गया था। मतलब अब ये लोग स्वतंत्र नहीं रहे थे। बोल रहा है कि अब बुनकरों ने अपना कपड़ा बुनाया और नमूने तरह से स्वतंत्र नहीं थी। उसने कंपनियों के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। तो जैसा वो डिजाइन किया है, क्योंकि पहले ही पैसा दे दिया है, तो डिजाइन जैसा कहेगा वैसा ही बनाना है, जैसा कपड़ा कहेगा वैसा ही बनाने का है, तो उसके मांग के अनुसार ही उनको बनाना पड़ता था। तो एक तरह से इसके जो है गुलाम हो गए, तो स्वतंत्र बिल्कुल ही नहीं रहे थे ये लोग। बोल रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में बम्बई, कोलकाता, मद्रास नगरों का उदय होता है और आज के प्रमुख महानगर हैं। आज भी यहाँ जो है दोस्तों ये नगर काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब बड़े हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े वहाँ पे परिवर्तन आया। वह जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन को संस्थापित हो गए, तो ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारियों को इस ब्लैक टाउन से सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठरियों में अपना आवास बनाए। तो यहाँ पे क्या किया कि इसको यहाँ के लोगों को ब्लैक टाउन यहाँ पे स्थापित किया गया था, जिसको दे दिया गया। और जो गोरे शासक थे, तो मद्रास में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम बनवाया, और वहाँ पे उन्होंने जो है अपना आवास के लिए बनवाया गया था ये सब। तो 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों अगले अध्याय में पढ़ना हम लोग को आगे की व्यापार की कहानी, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे आरंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई का एक सड़क यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए। तो ये एक प्रकार का बम्बई का सड़क था उस समय का, तो इसको देख लीजिए। अब दोस्तों देख यहाँ पे अनत्र के बारे में बोल रहा है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। तो 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए थे। उसमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने का मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो बहुत प्रेरित थे कि हम यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप का जो है मार्ग खोजें। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल करके और हिंद महासागर के पार करके भारत पहुंचा था। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक लगा दी थी और 1498 में कालीकट पहुंचा। और अगले वर्ष पुर्तगाल ने राजधानी लिस्टन जो है लौट गया, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्टन लौट गया था। इस समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने 4 दिन में ही 2 जहाज नष्ट हो गए। तो दोस्तों इस 4 दिन में जो है 2 जहाज जो है नष्ट हो गए थे, और 170 यात्री में से केवल 54 यात्री ही दोस्तों बच करके वहाँ पे वापस राजधानी जा पाए थे पुर्तगाल।
एक प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोजे या खोले या खोजे गए थे वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। उसके बाद जो अंग्रेज हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था। तो वहाँ पे उतना क्षति तो हुआ, लेकिन बहुत ही ये जो है लाभकारी सिद्ध हुआ था। भारत के पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज का एक अंश सुपरिणाम निकला, उसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटालवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक सागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से ही भी भारत पहुंच सकता है। तो उसने क्या मतलब उस दिमाग लगाया कि ये पृथ्वी तो गोल है, तो पूरब से आ रहा है, हम पश्चिम से जाएंगे तो पश्चिम की से मतलब भी जाकर उसको खोजा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है वहाँ। तो वो वहाँ पे आया, पूरब की ओर से यात्रा पर निकला और उसने सोचा कि चूंकि पृथ्वी गोल है तो वो पश्चिम से भी आया। तो बोल रहा है कि 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा, जिसके पीछे स्पेन पुर्तगाल नाविक की विजेता। और वहां पर आते आते उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को अपने वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कोलंबस और वास्को डी गामा के बारे में कुछ था। और अब दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टॉप करेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखिए आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो बोल दीजिएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा एक लेसन एक ही जो है मतलब वीडियो में बना देना चाहते हैं ताकि आपको कोई पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो। बार बार दोस्तों वीडियो एक दो पार्ट में करते हैं तो उनको टेंशन हो जाता है, ठीक है ना, फिर वहाँ से पीछे रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसे एक ही पार्ट में रहता है तो ठीक होता है, ठीक है, और हमारा भी जो है अच्छा रेगुलेटिव बनना हुआ रहता है। तो इसलिए हम एक ही पार्ट में सोचते हैं कि वीडियो को बना दें और जल्दी जल्दी। हालांकि एनसीईआरटी तो उतना मतलब ध्यान दे करके पढ़ना है, लेकिन फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और बाकी जो कोई खास चीज़ दिखा मतलब ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक वीडियो जो है एक जो है चैप्टर एक वीडियो में कवर हो जाए। तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं होता है, 1 घंटा का भी नहीं होता है वीडियो, तो 1 घंटा में एक चैप्टर पढ़ ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी जो टाइम हम नहीं दे रहे हैं। तो अब आप लोगों को अगर ठीक नहीं लग रहा है तो बोल दीजिए, हम फिर दो अलग-अलग पार्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यही ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। और आपको फिर कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।